ऑलराइट, तो पिछले क्लास के अंदर और थोड़ा डीकम्पोजिशन में हम रिवाइज कर लेंगे। डीकम्पोजिशन का रिवीजन चलिए अभी कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम यहाँ पे डीकम्पोजिशन सबके साथ मिलकर एंड देन फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो आज के क्लास में हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो ही जाएगा। लाइक वी विल बी एबल टू कंप्लीट द चैप्टर, लेट्स सी दैट। मोस्ट लाइकली हमारा चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। ओके, सो लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। आई होप आप सबको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है एंड सुन पा रहे हो? हाँ ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द डीकम्पोजिशन से हमारी कहानी हम स्टार्ट करते हैं ताकि वो भी आपका यहाँ पे रिवाइज हो जाए। सो जब हम जाते हैं डीकम्पोजिशन की तरफ, द स्टोरी ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम योर detritus. Let's come over here. ठीक है, सो जब भी हम डीकम्पोजिशन की यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आपके यू विल हैव दिस 5 स्टेप्स। 5 स्टेप्स आपको यहाँ पे याद रखना है। यू विल हैव अ फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड माय मिनरलाइजेशन। मोनिका जैसे ही समझ ना आए तो बीच में बोल देना कि सर अभी भी समझ नहीं आ रहा। ठीक है, यस सर। अगर यहाँ पे होता क्या है, पहले हमारा यहाँ पे इवेंट होता है फ्रेगमेंटेशन। तमनप्रीत बताओगे फ्रेगमेंटेशन में होता क्या वैसे? सर जो डिट्रेटस है ना, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है, तो फिर वो जो पार्ट्स होते हैं ना, वो एनवायरनमेंट को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देते हैं। राइट, ठीक है। सो विल हैव कि आपके जमीन पे आपकी घास है, पत्ते हैं, कोई डेड बॉडी एनिमल की है वहां पे, उसको आप ब्रेक डाउन करोगे, उसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। अब ये करने में आपका अर्थवर्म आपकी मदद करता है, इंसेक्ट आपकी मदद करते हैं। ठीक है, और जो भी आपकी चीजें आपकी पड़ी हुई है ना सॉइल के अंदर, उसे हम कहते हैं यहाँ पे से डिट्रेटस। ठीक है, सो वी कॉल देम एज अ डिट्रेटस ओवर देयर, और उसको हम यहाँ पे देखेंगे। सो फ्रेगमेंटेशन में याद रखना, डिट्रेटस इज ब्रोकन डाउन बाय इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, और ये करने के लिए आपके इंसेक्ट, आपके अर्थवर्म यहाँ पे आपके इन्वॉल्व होते हैं। तो आपने ये चीज यहाँ पे कर ली, दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव डन। जैसे ही आपने ये चीज आपके यहाँ पे कर ली, उसके बाद क्या होगा, कई सारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट आपके सॉइल की कॉलम को बाईपास करके पहुंच जाएंगे एकदम नीचे तक। तो फ्रेगमेंटेशन होने के बाद आपके सॉइल के अंदर कई सारे आपके इनऑर्गेनिक कंटेंट होता है जो आपका सॉइल को बाईपास करके इट विल रीच टू द बॉटम ऑफ द सॉइल लेयर एंड दैट इज कॉल्ड एज माय लीचिंग। सो रिटर्न्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट। तो चलो आपका आ गया फ्रेगमेंटेशन, आपके यहाँ पे हो गया। फ्रेगमेंटेशन के बाद जो होगा आपका सेकंड स्टेप यहाँ पे होगा, दैट्स माय लीचिंग। तो आपने जब फ्रेगमेंटेशन कर लिया, उसके बाद काफी ज्यादा कंटेंट होगा ऐसा आपका इनऑर्गेनिक कंटेंट जो आपका बाईपास करेगा सॉइल को और एकदम लोअर बेड पे चला जाएगा। ये जो कंटेंट आपका सॉइल के बेड में जा रहा है, ये आपके लिए कोई काम का नहीं होगा। दिस इज समथिंग विच इज अनयूज्ड। ना ये प्लांट के काम का होता है, ना हमारे कोई काम का होता है। दिस इज कॉल्ड एज माय लीचिंग। सो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन द सॉइल होराइजन एंड गेट precipitated as unavailable salt। तो ये ना मेरे काम का है ना किसी और के काम का है। दैट इज कॉल्ड माय लीचिंग। यहाँ तक ठीक है मोनिका? सबको यहाँ तक समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, दैट इज लीचिंग। लीचिंग होने के बाद तीसरा स्टेप मेरा यहाँ पे आएगा कैटाबोलिज्म। तो जसनूर आप बताना चाहोगे कैटाबोलिज्म में आपका यहाँ पे क्या होगा? नहीं बताओगे? ट्राई तो कर सकते थे बेटा, थोड़ा सा। यस सर। जसनूर हाँ बोलो। बोलो बेटा बोलो, अनम्यूट करके। ऑल द टाइम बोलिए। सर यहाँ पे कुछ एंजाइम्स होते हैं जो जो हमारा डिक्टेरियस होता है, उन्हें सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में डिग्रेड कर देते हैं। ठीक है, और ये करने के लिए कौन आपकी मदद करेगा? सर फंगाई एंड बैक्टीरिया। बिल्कुल सही। तो फंगा बैक्टीरिया की मदद से मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे कन्वर्ट कर दूंगा, और ये करने के लिए मेरे फंगा बैक्टीरिया मेरे यहाँ पे लाइक बहुत ज्यादा मेरे यहाँ पे मदद करेंगे। सो दैट इज माय कैटाबोलिज्म। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर कन्वर्टेड इनटू माय सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म एंड दैट इज डन बाय माय बैक्टीरिया एंड फंगा। सो ये अपना एंजाइम यहाँ पे रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से आपका ये कन्वर्जन आपका यहाँ पे हो जाता है। एक बार आपने यहाँ पे अपना सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आपके यहाँ पे बन गया, सो कैटाबोलिज्म हैज बीन डन। अब होता क्या है कि कैटाबोलिज्म होने के बाद देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ डार्क कलर एमोर्फस सब्सटेंस। एक बार आपने कैटाबोलिज्म आपने कर दिया, आपका सिंपलर फॉर्म आपका बन चुका है। नाउ दैट सिंपलर फॉर्म विल कन्वर्ट इनटू समथिंग कॉल्ड एज माय ह्यूमस। ठीक है, तो एक बार आपका कैटाबोलिज्म आपका यहाँ पे हो गया फंगल और बैक्टीरियल की मदद से,
इसके बाद क्या होता है, सॉइल के अंदर एक डार्क कलर का एमॉर्फस सब्सटेंस बनने वहां पे लगता है, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज माय ह्यूमस। और जब आपका पे ह्यूमस बनने लगता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ह्यूमिफिकेशन। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस इज कॉल्ड एज माय ह्यूमिफिकेशन। तो ह्यूमस बेसिकली आप यहाँ पे डार्क कलर का एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर एमॉर्फस सब्सटेंस इज कॉल्ड बाय ह्यूमस। और आपको याद रखना है कि ह्यूमस के अंदर यू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट कंटेंट। तो ह्यूमस के अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट आपको यहाँ पे काफी ज्यादा मिल जाएगा। इट हैज अ गुड अमाउंट ऑफ मिनरल्स जो अभी भी आपके रिलीज नहीं हुए हैं। तो ह्यूमस जो आपका बनता है ना, ह्यूमस आपका फर्दर ब्रेक डाउन किया जाएगा। पहले तो आपको याद रखना है कि फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस इज कॉल्ड बाय ह्यूमिफिकेशन, और ये आपका होता है डार्क कलर का सब्सटेंस। अब ह्यूमस के बारे में एक और बात याद रखना कि ह्यूमस को ब्रेक डाउन होने में लगता है टाइम। ह्यूमस आपका स्लोली डिग्रेडेड होगा, पहली चीज। सेकेंड चीज, ह्यूमस के ऊपर जो आपके ऐड करते हैं आपके मैक्रोस वो काफी कम होते हैं, लाइक इट इज माइक्रोबियल रेजिस्टेंट। ठीक है, तो इतनी बात पहले आपको याद रखते हैं, याद रखो कि ह्यूमस आपका बन चुका है यहाँ पे। और ह्यूमस के कुछ ट्रेट्स याद रखना, ह्यूमस काफी स्लोली ब्रेक डाउन होता है, और ह्यूमस के अंदर आपको मिलेगा काफी हाई अमाउंट ऑफ मिनरल्स, एंड ह्यूमस इज गोइंग टू बी माय माइक्रोबियल रेजिस्टेंट। क्या इतनी बात समझ आ रही है आप सबको यहाँ पे? ह्यूमस आपका यहाँ पे बन चुका है। नाउ द क्रिएशन ऑफ ह्यूमस इन सॉइल आफ्टर इंटरेक्टिंग विद द बैक्टीरिया व्हिच हैज ब्रोकन डाउन द डेड एंजाइम बायोलॉजिकल मैटर इनटू ह्यूमस, ये यहाँ पे हो गया। देन कैरेक्टर्स ऑफ द ह्यूमस, highly resistant to the microbial action, undergoes decomposition at an extremely slow rate, okay, and colloidal in nature, serves as a reservoir of nutrient. मैंने आपको पहले ही बोला था ह्यूमस के अंदर will have a high amount of nutrient content will be seen in them. अब यहाँ पे क्या होता है, the last step is my mineralization. जब आपके ह्यूमस को ब्रेक डाउन किया जाएगा, जब आपका ह्यूमस यहाँ पे ब्रेक डाउन किया जाएगा, that is when there will be a formation of the, there will be release of the minerals, और उसको हम यहाँ पे बोलते हैं as a mineralization. So जब मैं यहाँ पे ह्यूमस को ब्रेक डाउन करता हूँ, there is a release of the minerals and that is called as my mineralization. एक बार आपका mineralization आपका यहाँ पे हो गया, that means सॉइल के अंदर सारे मिनरल्स आ चुके हैं। अब इन मिनरल्स को आपके प्लांट इस्तेमाल कर पाएंगे, और ये चीज आपके यहाँ पे लिखी हुई है, इट इज अ प्रोसेस इन विच ह्यूमस इज डिग्रेडेड बाय सर्टेन माइक्रोब्स एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर रिलीज्ड। तो ये होता है आपका यहाँ पे मिनरलाइजेशन। So these are the 5 steps of my decomposition. क्या इतनी बात समझ आ गई आपको अपूर्वा? मोनिक? Yes, sir. फिर ऐसा मत बोलना कि अरे सर, पक्का? Yes, sir. फैक्टर्स समझ आ रहे हैं आपको यहाँ पे? फैक्टर्स आपको समझ आ रहे थे? व्हाट आर द फैक्टर व्हिच कंट्रोल द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन? क्या होता Yes, sir. है इसका केमिकल कंपोजिशन आपको यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर आपको चाहिए होता है। क्या लगता है आप सबको, टेम्परेचर हाई चाहिए या लो चाहिए आपको डिकम्पोजिशन कराने के लिए? Hi. हाई चाहिए आपको। और सॉइल के अंदर ऑक्सीजन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सॉइल में होना ऑक्सीजन चाहिए, नो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, राइट? एंड यू आल्सो नीड टू हैव अ मॉइस्चर इन द सॉइल। तो चलिए ये सब तो हमने यहाँ पे देखा हुआ है। नाउ लेट्स कम बैक टू हमारा टॉपिक ऑफ योर इकोलॉजी। चलो, हमने देखा था हमारा ग्रेजिंग फूड चेन एंड डिट्रेटस फूड चेन, जिसमें मैंने आपको बताया कि डिट्रेटस फूड चेन इज गोइंग टू बी मच मोर एफिशिएंट देन द ग्रेजिंग फूड चेन। ये बात हमने यहाँ पे की थी। सो ये हम यहाँ पे देख चुके हैं, डिट्रेटस फूड चेन एंड ग्रेजिंग फूड चेन। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ रही है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, sir. अब मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनो। डिट्रेटस फूड चेन आपका चालू होता है आपका डेड डिकिंग मैटर से, आपका ग्रेजिंग फूड चेन चालू होता है आपका प्रोड्यूसर से। आपको याद रखनी है कि जब आपका फूड चेन चालू हो रहा है आपका डेड एंड डिकिंग मैटर में से, वो एनर्जी तरीके से और एनर्जिकली इट इज गोइंग टू बी मच मोर एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, क्योंकि ऑलरेडी आपका डेड एंड डिकिंग आपका वहां पे मैटर है, और उसमें से आप एनर्जी निकाल के आप अपना फूड चेन चालू कर रहे हो। क्योंकि आप ऑलरेडी डिकम्पोज होते हुए मैटर में से अपना फूड चेन चालू कर रहे हो, तो आपको याद रखना है इट इज गोइंग टू बी मच मोर एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी फ्लो कंपेयर टू माय ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर क्या होता है, प्लांट को खाना बनाना पड़ता है और उसके बाद आपका एनर्जी का फ्लो आपका वहां से चालू होता है। यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आप इस तरीके से समझो कि यहाँ पे तो आप एक तरीके से यहाँ पे आप रिसाइकिल कर रहे हो ना चीजों को। आपका जो डेड एंड डिकिंग मैटर था उसमें से आपका एनर्जी फ्लो आपका यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, एंड दैट इज गोइंग टू बी मच मोर एफिशिएंट देन द ग्रेजिंग फूड चेन। आप ऐसे इमेजिन करो कि कोई तो डेड एंड डिकिंग मैटर है, उसमें से आपका फूड चेन चालू हो रहा है, सो दैट इज गोइंग टू बी हैविंग, दैट विल हैव अ मच हायर एनर्जी फ्लो कंपेयर टू माय ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन में कम क्यों होता है आपका एनर्जी फ्लो? बिकॉज एक तो प्लांट अपने लिए खुद के लिए खाना बना रहा है,
और जो वो खाना बनाएगा उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ फूड यूज करेगा, दैट इज योर रेस्पिरेशन, एंड देन उसके बाद जो रह जाता है फिर उसे यूज किया जाता है बाय द अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स ओवर देयर। तो वहां पे आपका एनर्जी का फ्लो थोड़ा कम होगा कंपेयर टू माय डिटरस फूड चेन। क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पे ऐड रखना। सो दैट इज वाई ऐड रखना, डिटरस फूड चेन इज गोइंग टू बी मच मोर बेटर कंपेयर टू माय ग्रेजिंग फूड चेन, राइट? चलो, so now we have seen all these things over here and you can see ये सब हम यहाँ पे देख चुके हैं। ये इंटरकनेक्ट भी होता है एट सर्टेन लेवल, इट विल गेट इंटरकनेक्टेड ग्रेजिंग फूड चेन और डिटेटस फूड चेन आपका इंटरकनेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। एंड यू ऑल्सो हैव सीन समथिंग लाइक योर, हाँ, सो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, वहां पे होती है आपकी डिटेल्स से स्टार्ट होती है। सो देखो यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, मोर एनर्जी फ्लो थ्रू दिस डिटेटस फूड चेन के अंदर आपका एनर्जी फ्लो आपका यहाँ पे ज्यादा होगा। नाउ व्हेन आई से यहाँ पे एनर्जी फ्लो आपका यहाँ पे ज्यादा होगा तो आप समझे इस बात को क्योंकि वहां पे ज्यादा हो रहा है, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द डीकंपोजिंग ऑर्गेनिक मैटर। सो वहां से आपका एनर्जी फ्लो आपका ज्यादा रहेगा कंपेयर टू माय ग्रेजिंग फूड चेन से। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे देख चुके हैं, इसका भी आंसर आप यहाँ पे दे चुके हो मेरे सामने। सो नाउ विल स्टार्ट विद द ट्रॉपिक लेवल्स। ओके, सो जब हम ट्रॉपिक लेवल की हम यहाँ पे बात करते हैं, सो बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फूड ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइज अ स्पेसिफिक प्लेस इन द ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल 1 आपका यहाँ पे होता है प्लांट्स का, 2 होता है हर्बीवर्स का, 3rd होता है कार्निवर्स का, एंड 4th विल अगेन फॉर माय टॉप कार्निवर्स। यू नो व्हाट इज माय ट्रॉपिक लेवल। सो पहले आपके आते हैं प्रोड्यूसर्स, देन यू हैव योर प्राइमरी कंज्यूमर्स, then you have secondary consumers and then you'll have a tertiary consumers. Okay, अब यहाँ पे जो आपका नंबर यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे ये नंबर आपको क्या बता रहा है? ये नंबर आपको बता रहा है आपके यहाँ पे एनर्जी फ्लो। द नंबर इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट माय एनर्जी फ्लो। आपको याद रखना है कि हर दूसरे ट्रॉपिक लेवल के अंदर सिर्फ 10% एनर्जी का फ्लो यहाँ पे आपको होते मिलेगा। सो ओनली 10% इज एनर्जी ट्रांसफर टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। सो जो भी आपका प्रोड्यूसर के पास है उसका सिर्फ 10% जाता है आपका प्राइमरी कंज्यूमर के पास, और जो प्राइमरी कंज्यूमर के पास जाता है उसका सिर्फ 10% आपका जाएगा आपका सेकेंडरी कंज्यूमर के पास। सो याद रखना, इट इज ऑलवेज गोइंग टू हैव ओनली 10% फ्लो ऑफ एनर्जी आपका यहाँ पे आपको होते मिलेगा। और क्योंकि सिर्फ 10% एनर्जी फ्लो आपका जा रहा होता है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के ऊपर, दैट इज व्हाई यू विल नेवर हैव अ वेरी लॉन्ग फूड चेन। हमने 2 दिन पहले पता है हमने बनाए थे 6 ट्रॉपिक लेवल के हमने फूड चेन बनाए थे, राइट? रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता, रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता, बिकॉज ओनली 10% एनर्जी इज मूविंग टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो आप यहाँ पे देखो 1000 अगर मेरे यहाँ पे एनर्जी है, उसका 10% क्या होगा? 100, राइट? 100 का 10% क्या होगा? 10। 10 का 10% क्या होगा आपके यहाँ पे? 1। सो आपका जो टॉप मोस्ट ट्रॉपिक लेवल आपके यहाँ पे जो होता है, दिस विल ऑलवेज हैव a very less amount of energy reaching over there. ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद। दिस समथिंग हैपेंस, एनर्जी डिक्रीजेस इन द सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, तो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद। चलो हम इसे यहाँ पे देखते हैं। सो व्हेन यू हैव 1000 किलो जूल्स एज एनर्जी, आप देख सकते हो कि प्राइमरी कंज्यूमर के पास सिर्फ 100 किलो जूल ही जा रहा है वहां पे, राइट? सो ओनली 10% इज मूविंग। देन वुल्फ के पास कितना गया? 10 किलो जूल्स, एंड देन उसके ऊपर टाइगर जो था उसके पास मिला यहाँ पे आपका 1 किलो जूल। Only 10% energy is getting transferred to the next tropic level, right? Rest of the energy is lost in the form of the heat. So बाकी सारी energy जो आपकी होती है ना, it has been lost in a form of the heat. Only 10% of energy is transferred from one tropic level to another tropic level. All ecosystem obey the first and second law of thermodynamics. आपके जो ecosystem आपके यहाँ पे होते हैं वो पहले और दूसरे लॉ को यहाँ पे फॉलो करते हैं। Heat energy cannot be created or destroyed. आपकी heat energy ना ही आप बना सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, इसको बस आप ट्रांसफर कर सकते हो। एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यहाँ पे आपके फर्स्ट एंड सेकंड लॉ यहाँ पे फॉलो किया जाता है आपके फूड चेन के अंदर। दैट इज व्हाट यू गेटिंग, दैट इज व्हाट यू विल फाइंड गेटिंग फॉलोड। सो यू कैन सी, नाउ लेट्स सी ओवर हियर अगेन। स्टैंडिंग क्रॉप में आपको बता चुका हूँ, द अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल इन अ पर्टिकुलर एरिया इन अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एज माय स्टैंडिंग क्रॉप। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, बायोमास की अगर मैं बात करता हूँ, बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर्स गोइंग टू बी हाई इन स्पेशली इन द टेरेस्ट्रियल लैंडस्केप। बायोमास ऑफ हर्बीवर्स इज गोइंग टू बी लो, और जैसे आप ऊपर जाओगे तो बायोमास का नंबर आपके यहाँ पे कम होता जाएगा, कार्निवर्स का और कम होगा। ठीक है, सो पिरामिड ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप इंडिकेट्स हाउ मच बायोमास इज प्रेजेंट एट ईच ट्रॉपिक लेवल एट अ गिवन टाइम फ्रेम। तो याद रखना, अगर हम बायोमास की बात करते हैं ना, तो टेरेस्ट्रियल लैंडस्केप के अंदर तो आपका वो
पिरामिड आपका ट्रायंगुलर ही बनेगा। तो पिरामिड जो आपका यहाँ पे बन रहा है, दैट्स अ ट्रायंगुलर पिरामिड ओनली यहाँ पे जो आपका बन रहा है आपका यहाँ पे। सो बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर्स विल बी वेरी हाई, then the herbivores will be slightly lower than that, and then the carnivores will be much more lower than that. So ये आपको याद रखना है, that is going to be the story of the biomass. Okay, और standing crop की definition आपको याद रखनी है, that the amount of biomass at particular trophic level at a particular area in a particular time frame is called as my standing crop. तो ये तो बड़ा सिंपल है, आई होप ये आपको समझ आ रहा है। कोई चीज अगर समझ ना आए रोक लेना, इसे रुक जाओ, इसको हम वापस समझ से, प्लीज डू दैट, देन ओनली वी कैन आई कैन गेट टू नो। ओके, कॉन्सेप्ट ऐसे हम यहाँ पे कर लेते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन द नेक्स्ट वन। हैंड रेस करेंगे आप लोग इसके लिए। चलिए हैंड रेस करिए आप लोग यहाँ पे, बिना ऑप्शन देखे हैंड रेस कर दिया आप लोगों ने यहाँ पे, क्या बात है। बताइए दीक्षा कुमारी बताइए। ऑप्शन सी। प्रखर आपको क्या लग रहा है? 10%। That's a correct answer. अच्छा प्रखर आप ओके आप यूपी से, आप यूके से नहीं है। आई थॉट इनिशियली यू आर फ्रॉम उत्तराखंड ओनली। ऑलराइट ठीक है, यस दैट्स माय 10% लॉ, बिल्कुल सही। समरी आप यहाँ पे जानते हो, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन में से हम जो कैप्चर करते हैं लाइट, दैट इज ओनली गोइंग टू बी अराउंड 10 to 10%। कोई मुझे बताएगा हैंड रेस करके, ये पीएआर के अंदर आपका रेंज क्या होता है? व्हाट इज द रेंज ऑफ लाइट व्हिच इज बीन यूज्ड बाय द प्लांट्स? बताइए प्रखर। आपको तो हैंड रेस है, जानवी बताइए। पीएआर की जो रेंज होती है लाइट की, जो प्लांट यूज करते हैं काफी हैप्पीली, उसकी रेंज क्या होती है? 400 to 700 व्हाट रुपीज के? नैनोमीटर। 400 to 700 नैनोमीटर इज द रेंज ओवर देयर। तो मुझे ये भी बता दिए जानवी कि आपका जो 700 का जो यहाँ पे रेंज होता है, सो अगर मैं कह रहा हूँ 400 से 700 वाली जो रेंज होती है, दैट इज योर पीएआर। ये रेंज के आसपास कौन सी लाइट होगी? 700 वाली रेंज के पास आपको कौन सी लाइट मिल जाएगी आपको वहां पे? सर रेड लाइट। You'll have the red light. And 400 वाली रेंज के पास में वायलेट। वायलेट या ब्लू लाइट आपको वहां पे मिल जाएगी। ट्रू, ठीक है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है, यू हैव टू नो ऑल दिस थिंग। तो ये समरी है जो आप एक बार फिर अपने एंड से एक बार आपसे पढ़ सकते हो। दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो। फूड वेब क्या होता है, आपका 10% एनर्जी आपका मूव करेगा, दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस। Okay, so since the energy transfer to the next trophic level is only 10%, the number of trophic level is going to be limited. So याद रखना, number of trophic level आपके हमेशा यहाँ पे limited ही रहेंगे, because the transfer of energy is only going to be around like 10%. Right? Now बात करते हैं हमारे यहाँ पे ecological pyramid के बारे में, but उसके पहले let's start with the question number 1. Food chain in which energy flows start from the detritus. हैंड रेस करेंगे आप लोग इसका आंसर देने के लिए, क्वेश्चन 1 का आंसर देने के लिए आप लोग यहाँ पे। फूड चेन इन विच एनर्जी फ्लो स्टार्ट फ्रॉम द डिट्रेटस। बताइए रानी। सर ऑप्शन बी। दीक्षा क्या लग रहा है? ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। देन क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे, ईच ट्रॉपिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड एज। बताइए तवनप्रीत। स्टैंडिंग बायोमास। Standing biomass is the correct answer over here, बिल्कुल सही। Some amount of energy is lost in each trophic level in the form of। बताइए मोनिका। लाइट एनर्जी। अरे मोनिका ध्यान नहीं दे रहे आप लेक्चर के अंदर। मोनिका नहीं, मोनिका यू हैव टू पे अटेंशन। ऐसे गेम खेलते खेलते हुए फोन पे लेक्चर मत लगाओ। बताओ जसनूर क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर हीट। हीट रहेगा बेटा, हीट रहेगा। सम आउट ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ द हीट। हमेशा कुछ आउट ऑफ एनर्जी आपकी लॉस करते हैं हम लोग यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ द हीट। सो यस ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर। लाइट कैसे हो जाएगा यहाँ पे? ध्यान दो यहाँ पे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 4, ऑर्गेनिज्म दैट सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम दैट breaks down dead and waste material into simple inorganic material। चलिए बेटा बाकी लोग भी हैंड रेस करिए। बताइए महेश क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? बोलिए महेश। चलिए बताइए तमनप्रीत। सर डिकम्पोजर। नाम बताओ उनके, कौन होता है? बैक्टीरिया एंड फंगाई। राइट। नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन लीड्स टू व्हाट? बताओ पल्लवी क्या होगा इसका आंसर? नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन लीड टू व्हाट?
बेटा कितना आसान सवाल है ये, इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताओ सब लोग। ऑप्शन ए बेटा, फूड वेब। Food इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड एज माय फूड वेब। ठीक है, फूड चलो। वेब। ऑलराइट, ये क्या है, कौन सी पिक्चर आ गई आपके सामने? पिरामिड। कहाँ मिलते हैं पिरामिड? इजिप्ट, राजस्थान। इजिप्ट में, हाँ। इजिप्ट में मिलता है, ठीक है, और कुछ मत बोलना, इजिप्ट में मिलता है आपको ये देखने के लिए, राइट? क्या इजिप्ट दूर है यहाँ से? The answer is यस yes. सर। यस सर। यस सर। इजिप्ट कौन से, अच्छा कौन से कॉन्टिनेंट में आया इजिप्ट वैसे? अफ्रीका। अफ्रीका, अफ्रीका, राइट, ठीक है। व्हाट इज द इकोलॉजिकल पिरामिड यहाँ पे? चलो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फूड चेन इन द फॉर्म ऑफ द पिरामिड, दैट्स माय इकोलॉजिकल पिरामिड। ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पे, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस, यू नो दिस थिंग वेरी क्लियरली। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है नाउ? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, अगर मैं बात कर, सो पिरामिड आपके 3 टाइप के होते हैं यहाँ पे। पिरामिड ऑफ नंबर, ये याद रखना। सो यू हैव पिरामिड ऑफ 3 टाइप्स, यू हैव पिरामिड ऑफ नंबर्स, you will have pyramid of biomass, and you will have pyramid of energy. ठीक है, तो you have pyramid of number, biomass and individuals, और number, biomass and the energy, ये 3 पिरामिड आपको मिलेंगे देखने के लिए। सो इनको हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, जो ऑलरेडी हम यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं, सो यू डोंट हैव टू रीड दिस थिंग अगेन। सो नाउ लेट्स जंप ऑन टू माय इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर, हम यहाँ पे देखते हैं। 3 टाइप्स ऑफ पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। क्या होता है हम यहाँ पे समझते हैं। Ecological pyramid represent which of the following? Number, amount of biomass, energy, all of these. So yes, all of these बनेगा मेरे यहाँ पे as a correct answer. All of हाँ, these. right. Let's have a look. Let's start with the pyramid of numbers. Number of individual per unit area present in a various tropic level in the ecosystem. So for example, ये आपका प्रोड्यूसर्स का नंबर, आप एक फॉरेस्ट में जाते हो और उस फॉरेस्ट के अंदर इतना अमाउंट है आपके प्रोड्यूसर्स का, 58 लाख जितना यहाँ पे आपका अमाउंट है आपके प्रोड्यूसर्स का यहाँ पे, ठीक है, तो नंबर काफी ज्यादा है। देन इनके कंज्यूमर्स कितने होंगे? ऑब्वियसली कम होंगे इनके कंपेयर में, राइट? सो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स ओवर देयर आर गोइंग टू बी लेस ओवर देयर, ठीक है, कुछ 7 लाख जितने आपके यहाँ पे कंज्यूमर्स आपके यहाँ पे आ रहे हैं। सो प्राइमरी कंज्यूमर्स आर गोइंग टू बी लेस इन दिस, तो नंबर आपके यहाँ पे कम हो रहा है। अब प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाले कितने लोग होंगे, मतलब आपके जो आपके सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे, जो आपके कार्निवर्स होते हैं, वो कितने होंगे? कम होंगे या ज्यादा होंगे? कम होंगे सर। कम होंगे राइट, सर। वो भी कम होंगे, तो सेकंड कंज्यूमर में यहाँ पे कम हो जाएंगे। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर कि आपका पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है ना, वो आपका होता है आपके यहाँ पे ट्रायंगुलर, राइट? या मैं इसे कह सकता हूँ इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अपराइट। सो पिरामिड ऑफ नंबर जो आपका यहाँ पे होता है, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अपराइट, ठीक है। अपराइट मतलब बेस इसका होगा काफी ब्रॉड, राइट, और ये ट्रायंगुलर होगा, एंड देन यू विल हैव, इट विल जस्ट कीप ऑन डिक्रीजिंग। प्राइमरी कंज्यूमर कम होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर कम होंगे, और टर्शियरी कंज्यूमर भी आपके यहाँ पे कम होंगे। तो पिरामिड ऑफ नंबर याद रखना हमेशा आपका होता है अपराइट। चाहे हम इसकी बात करें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, whether I talk about the terrestrial ecosystem or I talk about the aquatic ecosystem, ये आपका जनरली आपको मिलेगा यहाँ पे अपराइट। कुछ एक्सेप्शन आपके यहाँ पे आ सकते हैं, तो एक्सेप्शन को हम यहाँ पे देख लेते हैं, बट जनरली अगर आपसे पूछा जा रहा है कि पिरामिड ऑफ नंबर आपका कैसा होगा, देन यू कैन टेल देम इट्स गोइंग टू बी अपराइट। अब एक्सेप्शन की हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट एक्सेप्शंस ओवर हियर। सो पिरामिड ऑफ नंबर इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज गोइंग टू बी अपराइट, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पे, यू हैव दिस द सेम थिंग व्हिच इज बीन मेंशन्ड ओवर हियर अगेन, कि अगर आप एक फॉरेस्ट में अगर आप जाते हो, देन यू विल फाइंड द पिरामिड ऑफ नंबर इज गोइंग टू बी अपराइट। ये भी सेम ही है, कुछ अलग नहीं है यहाँ पे। आपका प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर आपके यहाँ पे कम हो रहा है, ओके, जस्ट वेट अ मिनट। सो ये आपका यहाँ पे सेम ही रहेगा। नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। अलग अलग टाइप के पिरामिड आपको मिल सकते हैं, फॉर एग्जांपल अपराइट, इन्वर्टेड एंड योर स्पिंडल शेप्ड। नाउ लेट्स ट्राई टू सी कि कब आपका इन्वर्टेड आपको मिलेगा पिरामिड ऑफ नंबर। तो आपने देखा कि अगर आप फॉरेस्ट में जा रहे हो, अगर आप काउंट कर रहे हो, तो पिरामिड ऑफ नंबर आपका रहेगा यहाँ पे अपराइट। कौन सी कंडीशन में आपका यहाँ पे इन्वर्टेड रहेगा? तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा व्हेन यू हैव अ पैरासाइटिक कंडीशन, व्हेन यू हैव अ पैरासाइटिक इकोसिस्टम, व्हेन यू हैव अ पैरासाइटिक इकोसिस्टम, और आई वुड से व्हेन यू हैव अ पैरासाइटिक कंडीशंस, तो उसके अंदर आपका पिरामिड ऑफ नंबर आपका हो जाता है आपका इन्वर्टेड। कैसे होता है हम वहां पे समझते हैं, लेट्स ट्राई टू सी दैट।
ये तो चलो आपका हो गया अपराइट वाला, बार बार दिखा रहे हैं हम लोग ये चीज, सो यू विल फाइंड इट विल बी अपराइट वन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय पॉन्ड इकोसिस्टम। मैंने बोला था आपको यहाँ पे कि एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर भी आपका पिरामिड ऑफ नंबर आपका हमेशा आपका यहाँ पे रहेगा अपराइट, दिस इज ऑल्सो अपराइट, ठीक है, तो आपका नॉर्मल है, ये भी आपका नॉर्मल है यहाँ पे। लेट्स सी ओवर हियर पैरासाइटिक फूड चेन। जब मैं पैरासाइटिक फूड चेन यहाँ पे देखता हूँ, व्हेन आई टॉक अबाउट पैरासाइटिक फूड चेन, तो फिर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यू हैव अ प्लांट, आपके पास यहाँ पे एक बड़ा सा ट्री है, ठीक है, ट्री के ऊपर है कई सारे आपके बर्ड्स, सो दे आर माय प्राइमरी कंज्यूमर्स। ओके, सो ये ट्री के ऊपर मुझे कई सारे बर्ड्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, और इन बर्ड्स के ऊपर बैठे होंगे कई सारे पैरासाइट जो आपको दिख नहीं रहे, सो दे आर नंबर ऑफ एक्टोपैरासाइट ऑन द बर्ड्स, और इन एक्टोपैरासाइट्स के अंदर कई सारे हाइपर पैरासाइट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। सो दिस बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय पिरामिड ऑफ नंबर बीइंग इन्वर्टेड। तो याद रखना, पैरासाइटिक फूड चेन के अंदर आपका जो पिरामिड ऑफ नंबर यहाँ पे होगा, दिस इज गोइंग टू बी इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, आप नीचे से जब ऊपर जा रहे हो तो आपका नंबर यहाँ पे बढ़ रहा है। एक ट्री था, दैट्स अ प्रोड्यूसर, नाउ यू हैव अ नंबर ऑफ हर्बीवर्स, कई सारे बर्ड्स उसके ऊपर आके बैठ रहे हैं, और उन प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर आपको मिल रहा है यहाँ पे आपके कई सारे एक्टोपैरासाइट, मच मोर देन दैट, एंड देन उनके अंदर आपको मिलेंगे कई सारे हाइपर पैरासाइट उनकी बॉडी के अंदर। सो दिस बिकम्स माय पिरामिड ऑफ नंबर, ओवर हियर बिकम्स माय इन्वर्टेड। क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. सो याद रखना, पैरासिटिक फूड चेन के अंदर इट इज गोइंग टू बी इन्वर्टेड ओवर हियर। चलो, सो लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स आर डिपेंड ऑन द सिंगल ट्री, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ इन्वर्टेड पिरामिड। सो याद रखना, पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड सिर्फ एक कंडीशन में आपका यहाँ पे होगा, व्हेन यू हैव अ पैरासाइटिक फूड चेन, बाकी नहीं होगा, बाकी वो आपका रहेगा अपराइट। जनरली अगर आपसे कोई पूछे ना कि भैया बताओ कि ग्रास लैंड में कैसा होगा, देन यू विल से अपराइट। व्हेन यू दे विल आस्क यू कि बताओ आपके पॉन्ड के अंदर पिरामिड ऑफ नंबर कैसा होगा, देन यू विल से अपराइट, सिंपल। बट व्हेन दे विल से पैरासिटिक फूड चेन में कैसा होगा, देन यू कैन से इट विल बी इन्वर्टेड। और आपको कहानी याद रखनी है, यू हैव टू नो, एक सिंगल ट्री है, कई सारे हर्बीवर्स आप रहे उसके ऊपर, एंड देन यू हैव एक्टोपैरासाइट ऑन दोस बर्ड्स, और उसके अंदर भी आपको कई सारे हाइपर पैरासाइट आपको मिल जाए उन एक्टोपैरासाइट के अंदर। सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। Okay, now let's talk about spindle shaped pyramid. स्पिंडल शेप्ड आप समझ सकते हो, स्पिंडल शेप का मतलब यहाँ पे होता है कुछ ऐसा होना। इसको हम कहते हैं स्पिंडल शेप्ड, राइट। तो पिक्चर को देखिए आप यहाँ पे चलो कि बीच में आपके यहाँ पे आएगा प्रोड्यूसर, यहाँ पे आपके आगे कंज्यूमर्स, एंड देन ऊपर आपका कुछ यहाँ पे आएगा आपके टर्शियरी सेकेंडरी कंज्यूमर्स, राइट। सो देखते हैं स्पिंडल शेप पिरामिड मुझे यहाँ पे कहाँ मिलता है। लेट्स ट्राई टू सी दिस। फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर समझो आपके पास यहाँ पे आपके ट्रीज हैं, ये आप ट्रीज एज अ प्रोड्यूसर, ओके, इनके ऊपर आप क्या रहे कई सारे बर्ड्स, सो मेनी बर्ड्स आर डिपेंड ऑन देम। तो आपके अगर 4-5 ट्रीज आपके सामने वहां पे है, तो उन 4-5 ट्रीज के ऊपर आपको हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स आपको हमें मिलेंगे। तो आपका प्रोड्यूसर आपका यहाँ पे कम है, बट आपका जो प्राइमरी कंज्यूमर आपका यहाँ पे वो आपका ज्यादा है, ठीक है, और वापस आपका यहाँ पे कम हो गया कुछ तो भी। सो दैट मीन्स व्हाट कि इन हर्बीवर्स के ऊपर फीड करने के लिए जो आएगा वो आपका होगा ईगल, और ईगल का नंबर यहाँ पे होगा आपका यहाँ पे कम। सो ईगल नंबर इज गोइंग टू बी कम ओवर हियर। सो दैट इज व्हाई यू विल हैव अ प्रोड्यूसर, हर्बीवर आपके यहाँ पे ज्यादा होंगे, प्रोड्यूसर आपके यहाँ पे कम है, हर्बीवर उसके ऊपर डिपेंड होने वाले ज्यादा है, एंड देन यू हैव अ कार्निवर जो इसके ऊपर खाएंगे, उनका नंबर भी आपके यहाँ पे कम रहेगा। दिस बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ माई स्पिंडल शेप्ड पिरामिड। तो आपके प्रोड्यूसर और टॉप कार्निवर्स आपके यहाँ पे कम है, और बीच में आपके हर्बीवर्स आपके यहाँ पे ज्यादा है, एंड दिस पिरामिड इज सीन इन माय फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो ये एक्सेप्शन आपको यहाँ पे याद रखना है कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर आपको ऐसी कंडीशन देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगी। क्या ये बात सबको समझ आ रही है यहाँ पे? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. जबरदस्ती यस मत बोलना, समझ नहीं आ रहा देन पूछ लो। पंजाब के बच्चे, हिमाचल के बच्चे, आ रहा है सर उत्तराखंड, समझ। यूपी, आ रहा है ना, ठीक है। So a single tree is the source of food for large number of herbivorous birds, and now those birds are eaten by small number of eagle. Few carnivorous birds are depend on the herbivore birds. That is my spindle-shaped pyramid for my forest ecosystem. So ये आपको रखना है यहाँ पे याद, ठीक है। कॉन्सेप्ट टेस्ट लगाते हो अपना, देखते हैं आपको कितना समझ आ रहा है यहाँ पे आपका। So now you have pyramid of number represent which of the following details. हैंड रेस करो, हैंड रेस करो, चलो। पिरामिड ऑफ नंबर में से कौन सी डिटेल के बारे में यहाँ पे जिक्र कर रही है? बताइए पल्लवी, क्या होगा इसका आंसर? Sir, all of these.
जसनूर क्या होगा इसका आंसर? Sir, all of these. मोनिका क्या होगा इसका आंसर? ए ऑप्शन। जानवी क्या होगा? ऑप्शन ए। बेटा ऑप्शन ए आएगा ना इसके अंदर, अगर लिखा हुआ है यहाँ पे पिरामिड ऑफ नंबर, तो आपको याद रखना है पिरामिड ऑफ नंबर हमेशा बात करेगा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के बारे में। ऑल ऑफ दिस नहीं आएगा, हम थोड़ी यहाँ पे एनर्जी के पिरामिड की बात कर रहे हैं, हम बायोमास की बात कर रहे हैं। पिरामिड ऑफ नंबर के अंदर आप एक्चुअली में काउंट करते हो कितने इंडिविजुअल्स है वहां पे। सो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस, सो ए बिकम्स माय करेक्ट आंसर ओवर हियर। ठीक है, ऑलराइट, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। So option A becomes the correct answer. Now let's talk about my pyramid of biomass. चलिए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं हमारा यहाँ पे something called as my pyramid of biomass. अब यहाँ पे क्या होता है, बायोमास तो आप लोग जानते हो, it's a organic matter you find in the organism. That's called as my biomass. Plants में होता है, animals में होता है, that's biomass. The organic matter you find in the plants, animals, all the consumers as my biomass. अब इसका पिरामिड याद रखना, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ये होगा आपका अपराइट। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि पिरामिड ऑफ बायोमास अगर हम देखते हैं यहाँ पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर, इट इज गोइंग टू बी अपराइट। हमेशा। और सेम पिरामिड ऑफ बायोमास अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं मेरे एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर, यहाँ पे कहानी थोड़ी आपकी हो जाती है अलग। सो व्हेन यू ऑब्जर्व देम इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम देन द स्टोरी विल बी स्लाइटली डिफरेंट। यहाँ पे ये आपका हो जाएगा इन्वर्टेड। क्यों होता है इन्वर्टेड हम आगे देखते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो यू हैव अ प्रोड्यूसर्स राइट, 1000 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, like that's biomass you have for the producers. प्राइमरी कंज्यूमर का यहाँ पे कितना है, 100 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर आपका यहाँ पे हो रहा है आपके प्राइमरी कंज्यूमर का। देन सेकेंडरी कंज्यूमर का आपका यहाँ पे क्या है, 10 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, एंड देन यू हैव अ टर्शियरी कंज्यूमर व्हिच हैज 1 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इट इज गोइंग टू बी माय अपराइट पिरामिड। सो पिरामिड ऑफ बायोमास जो आपका रहता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर, वो आपका यहाँ पे अपराइट रहेगा। ठीक है, dead weight of a organism at various trophic level, dry weight in kilogram per meter square, pyramid is upright in terrestrial ecosystem। आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है। This is what you will be finding in this. Okay, then pyramid of biomass की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, so आप यहाँ पे देख पा रहे हो, you can see the biomass will just keep on decreasing. The dry weight यहाँ पे जो आपका है, यहाँ पे आपका कमी होता जाएगा। So pyramid of biomass shows a sharp decrease in biomass at highest trophic level. जितना आप ऊपर जाओगे आपका बायोमास यहाँ पे आपका कम होते जाएगा। सो दैट इज माय अपराइट पिरामिड। सिंपल है, टेरेस्ट्रियल में ये आपका रहेगा अपराइट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कंडीशन को बदल के, लेट्स टॉक अबाउट माय एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब आप यहाँ पे सोचो, ये होता है यहाँ पे इन्वर्टेड। क्यों होता है इन्वर्टेड, अब समझो। यहाँ पे बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर इज गोइंग टू बी लेस। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपके जो प्रोड्यूसर्स होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में, इनका नाम क्या होता है, हुआ द प्रोड्यूसर्स इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, मेन प्रोड्यूसर्स फाइटोप्लैंक्टन्स। अब फाइटोप्लैंक्टन्स के बारे में आप याद रखना कि इनका नंबर तो ज्यादा होगा बट बायोमास इनका कम होगा। द नंबर इज गोइंग टू बी हाई। बात को याद समझिए, इस बात को आप यहाँ पे, दे विल हैव अ हाई नंबर, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर गोइंग टू बी हाई, बट जो ऑर्गेनिक कंटेंट है उनके अंदर टोटल मिला के वो कम रहता है। सो दैट इज व्हाई आपके जो प्रोड्यूसर्स यहाँ पे आपके होते हैं, दे विल हैव लेस अमाउंट ऑफ बायोमास। लेकिन जो मेरा प्राइमरी कंज्यूमर यहाँ पे होगा, इट विल हैव स्लाइटली हायर बायोमास, उसका बायोमास यहाँ पे ज्यादा होगा। अगर आप सोचो, अगर मेरा फाइटोप्लैंक्टन्स है यहाँ पे, और अज्यूम करते हैं अभी के लिए कि फाइटोप्लैंक्टन्स को मेरे यहाँ पे फिश खा रही है, तो अगर मेरे पास अगर 10 फिश भी है ना, उस 10 फिश का बायोमास ज्यादा होगा 1000 फाइटोप्लैंक्टन से। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. राइट, नंबर ज्यादा है बट बायोमास उनका वहां पे कम है, ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर वहां पे कम है। सो दैट इज व्हाई आपके प्रोड्यूसर्स के अंदर आपका यहाँ पे जो रहता है उससे ज्यादा आपको मिलेगा बायोमास आपके प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर, और उस फिश को खाने वाली उससे बड़ी फिश होगी जिसका बायोमास ज्यादा होगा। तो समझो मेरे पास 10 फिश है एज अ प्राइमरी कंज्यूमर, उसको खा रही मेरी 4 फिश, लेकिन वो 4 फिश जो है वहां पे उनका साइज काफी बड़ा है। सो दैट मींस दे विल हैव मोर बायोमास। सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस इज व्हाट यू फाइंड इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, दैट इज माय इन्वर्टेड पिरामिड। ठीक है, सो ये होता है आपके यहाँ पे इन्वर्टेड पिरामिड। सो आपको यहाँ पे एक और पिक्चर यहाँ पे दिखा के रखेगी कि फाइटोप्लैंक्टन्स विल हैव
this much amount of your biomass, right? zooplankton का थोड़ा ज्यादा होगा उससे, तो आप देख पा रहे हो उसका ज्यादा, इसलिए you will have a much more bigger, broader biomass और ज्यादा biomass आपको यहाँ मिलेगा। एंड जो फिश उसका होता है उसका biomass यहाँ पे थोड़ा और ज्यादा है, 50 से 150 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। So this pyramid is always going to be a inverted pyramid. क्या इतनी बातें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. राइट, फिर आप यहाँ पे याद रखना, these are my producers, these are my producers, these are my primary consumers, and these are my secondary consumers. So आपको सिंपली याद रखना है, क्योंकि आपके सामने जो सवाल आएंगे ना नीट के अंदर वो बड़े सिंपल से आएंगे कि आपका एक्वेटिक के अंदर बायोमास का पिरामिड कैसा होता है, यू विल से इन्वर्टेड, सिंपल। अब मुझे आप बताओ, मैं आपसे सवाल पूछूं, आप मुझे आंसर करो यहाँ पे। नाउ यू हैव टू टेल मी द आंसर ओवर हियर। मुझे बताओ आप लोग यहाँ पे, अगर मैं बोलूं यू हैव अ पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, तो वो कैसा होगा? सर कौन सा सिस्टम? कौन सा इकोसिस्टम? हैंड रेस करो, हैंड रेस करना, ठीक है। आपका है, अब मुझे बताओ आप यहाँ पे पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम कैसा होगा? रेज योर हैंड टू आंसर दिस। बताइए जसनूर, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको? सर अपराइट। ठीक है, दीक्षा आपको क्या लग रहा है? अपराइट। ऑलराइट, ठीक है। दूसरा सवाल मेरा, आपका आंसर यहाँ पे सही है। दूसरा सवाल मेरा यहाँ पे ये है, पिरामिड ऑफ एनर्जी एक्वेटिक इकोसिस्टम का कैसा होगा? हैंडलेस करें इसके लिए। पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, क्या हुआ? बस दो ही हाथ प्रेस किया आप लोगों ने यहाँ पे। बताइए जानवी। सर अपराइट। अपराइट करिए जानवी यहाँ पे। तवनप्रीत आपको क्या लग रहा है? सर अपराइट। आप दोनों का आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। याद रखना, अगर आपके सामने पिरामिड ऑफ एनर्जी आता है वो हमेशा अपराइट ही होगा, चाहे वो कोई भी फूड चेन हो, चाहे कहीं का भी आप फूड चेन उठा लो, पैरासाइटिक, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, एक्वेटिक, हाइड्रोथर्मल वेंट, कोई भी अगर आप फूड चेन उठा लो, पिरामिड ऑफ नंबर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अपराइट। ये बात दिमाग में बिठा लो, ये कभी चेंज नहीं होने वाला। सो पिरामिड ऑफ नंबर, सॉरी पिरामिड ऑफ एनर्जी, pyramid of energy is always going to be upright, is always upright, चाहे कोई भी कंडीशन क्यों ना हो। मैं चाहता हूं कि आप इसमें मेन चीज यहाँ पे याद रखिए, दैट pyramid of energy will always follow the 10% law. Pyramid of energy will always follow your 10% law. That means हर दूसरे ट्रॉपिक लेवल के अंदर सिर्फ 10% एनर्जी आपके यहाँ पे ऊपर जाएगा। तो ये बात दिमाग में फिट कर लो। अब मेरा सवाल आपसे ये है, पिरामिड ऑफ नंबर इन एक्वेटिक इकोसिस्टम आपका कैसा होता है? हैंड रेज करो। पिरामिड ऑफ नंबर इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, पिरामिड ऑफ नंबर, बताइए बताइए दीक्षा बताइए। अपराइट। राइट, पिरामिड ऑफ नंबर अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर, तो ये आपका हमेशा आपका अपराइट रहेगा। अब एक्वेटिक के अंदर दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर अपराइट, ठीक है। पिरामिड ऑफ नंबर इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, हैंड रेज करिए। पिरामिड ऑफ नंबर इन माय फॉरेस्ट इकोसिस्टम आपका यहाँ पे क्या हो जाता है? बोलिए मोनिका। स्पिंडल। एक्सप्लेन करो कैसे होगा स्पिंडल शेप? सर बिकॉज जो प्रोड्यूसर्स होंगे ना उनका जो नंबर होगा वो काफी कम होगा, लेकिन जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं ना उनका जो नंबर होता है, एग्जांपल दो, जैसे कि एग्जांपल देके यस बताओ सर, मुझे, एग्जांपल देके। तो हाँ, जैसे कि एक फॉरेस्ट में कोई ट्री है तो वो तो कम होंगे, लेकिन उनकी ट्री के ऊपर जो सर्वाइव कर रहे हैं जो एनिमल, जो वर्ड्स वगैरह होंगे वो काफी होंगे। इसकी वजह से जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे वो तो ज्यादा होंगे, लेकिन जब फिर हम सेकेंडरी कंज्यूमर में पहुंचेंगे वहां पे जो सेकेंडरी कंज्यूमर जैसे कि ईगल हो गया, ईगल्स का नंबर जो होगा वो कम होगा, तो इसलिए जो ये जो पिरामिड बनेगा वो स्पिंडल शेप बनेगा। राइट, ये आपको बनेगा स्पिंडल शेप। ध्यान रखना,
पिरामिड ऑफ नंबर इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम यूजिंग स्प्लिटेड शेप। ठीक है, मुझे बताइए पिरामिड ऑफ नंबर इन माय पैरासाइटिक फूड चेन कैसा होगा? हैंड रेस करो सब लोग यहाँ पे। पैरासाइटिक फूड चेन के अंदर पिरामिड ऑफ मेरा नंबर यहाँ पे कैसा बन जाएगा? बताइए जसनूर, सर इन्वर्टेड। एक्सप्लेन करो। बात तो सही आपकी, अब एक्सप्लेन कर दो कि कैसे हो रहा है वहां पे वो इन्वर्टेड। सिंपल है, बताओ। आपका एक ट्री होगा, ट्री के ऊपर आके बैठेंगे कई सारे बर्ड्स, दे आर माय प्राइमरी कंज्यूमर। अब बताओ फिर वहां से क्या होगा? सर पैरासिटिक है। बेटा कुछ बोला नहीं आपने। जानवी बताओ क्या होगा इसके अंदर? तो इसमें एक ट्री होगा, वो उसका नंबर्स कम होंगे, बट वहाँ पे जो बर्ड सरवाइव करेंगे उसका नंबर ज्यादा होगा। देन उस वहाँ पे एक्टोपैरासाइट्स भी होंगे, तो उनका भी नंबर बहुत कहाँ ज्यादा होंगे, होगा। कहाँ होंगे? अरे सुनो आराम से, वो बट पैरासाइट ट्री के ऊपर होंगे या बर्ड्स के अंदर होंगे? शायद ट्रीज बोलो पे जानवी। होंगे तो नहीं नहीं, बर्ड्स पे होंगे। सर समझे इस बर्ड्स पे बात? होंगे। हाँ बर्ड्स पे होंगे। कंफ्यूज नहीं होना है आपने, कंफ्यूज मैं करूंगा, आपको होना नहीं है। यू हैव अ ट्री, ट्री के ऊपर आपके होंगे यहाँ पे आपके प्राइमरी कंज्यूमर, दैट्स माय बर्ड्स। और बर्ड्स के अंदर मुझे मिलेंगे वहां पे मेरे एक्टोपैरासाइट्स। और फिर उसके बाद क्या होगा जानवी? सर हाइपर पैरासाइट्स मिलेंगे उसके बाद। सर हाइपर पैरासाइट। दैट मींस कि मेरे इंसेक्ट के अंदर भी मुझे कई सारे पैरासाइट वहां पे मिलेंगे जिनका नंबर और ज्यादा होगा। सो यस, दैट इज गोइंग टू बी इन्वर्टेड पिरामिड। ठीक है, तो अज्यूम कर रहा हूँ कि अब आपको ये पिरामिड वाली बातें याद रहेंगी एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट। ठीक है, ऑलराइट। सो ये हमने यहाँ पे देख लिया। सो दीज आर द थिंग्स वी हैड टू डू। इतनी बातें हमें यहाँ पे करनी थी, इतनी बातें हमें यहाँ पे समझनी थी। दीज आर द थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर। सो इतनी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी। अगर आप इतनी चीजें याद रख लेते हो देन आपका चैप्टर यहाँ पे एक्चुअली में आपके यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके बाद जो आपको करना है वो आपको करना है एनसीईआरटी रीडिंग। सो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स द थिंग व्हिच यू हैव टू डू इज गोइंग टू बी योर एनसीईआरटी रीडिंग। आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। क्या इतनी बातें आप सबको यहाँ पे क्लियर है? यस सर। सर हाँ ठीक है, चलो। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। अब एक काम करते हैं। सो नाउ व्हाट, बिकॉज वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम राइट नाउ, लेट्स डू वन थिंग। हम यहाँ पे हमारा एक चैप्टर जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके कुछ की चीजें हम यहाँ पे समझते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू फ्यू थिंग्स और की टर्म्स को हम यहाँ पे देखते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमारा जो अगला चैप्टर जो हमें यहाँ होगा दैट इज योर, बताओ मोनिका। सर आज रिवीजन क्लास करनी है अभी, मतलब इसका टेस्ट। क्या बेटा क्या? सर मतलब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का संडे को टेस्ट है ना, तो इसकी वी हैव डन द रिवीजन ऑफ दैट मोनिका, उसका हमने रिवीजन कर लिया है एंड द रिमेनिंग पार्ट इज समथिंग यू हैव टू डू इट फ्रॉम योर साइड। यस सर। राइट, द रिमेनिंग पार्ट इज समथिंग यू हैव टू डू इट फ्रॉम योर एंड, बिकॉज इट सीम्स लाइक कि फिर आपको हर एक दिन पहले आपको लाइक स्पून फीड करना पड़ता है हर एक चीज का, एंड दैट इज समथिंग आई डोंट वांट। दैट इज समथिंग व्हिच शुड नॉट हैपन। यू शुड बी रीडिंग ऑल दोस थिंग्स रेगुलरली, राइट। आप ये नहीं कह सकते कि रिवीजन नहीं हुआ था इसलिए मुझे कैंसर के क्वेश्चन आए नहीं या मुझे एचआर के क्वेश्चन आए नहीं। देयर आर सर्टेन थिंग्स यू हैव टू डू इट फ्रॉम योर साइड। सो या दैट इज समथिंग यू हैव टू डू इट फ्रॉम योर एंड, सिंपल। सो मैं हमेशा, अगर आपको याद होता है जब मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, एक सर्टेन पोर्शन मैं कवर कराता हूँ आपको एंड द रिमेनिंग पार्ट इज समथिंग यू हैव टू टेक, यू शुड बी द वन हु शुड बी टेकिंग केयर ऑफ दैट। ठीक है, द सेम थिंग हैपेंस ओवर हियर एज वेल। सो जो भी आपका रिमेनिंग पार्ट है यू हैव टू रीड फ्रॉम योर साइड। हाँ जी जसनूर बताइए। सर इस बार हमारा भी होगा टेस्ट? Jasnoor, I need to have a confirmation for that from Junaid sir. I'll just ask him and I'll then let you know. ओके सर। ठीक है, right? And by the way, test Sunday को है and you do have your Saturday for revision as well. So भूलना मत all of you. ठीक है? यस And सर। हाँ, और मुझे compromise score नहीं चाहिए. I want a good score in from this test. आप ऑलरेडी काफी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, सो यस यू कैन नॉट ब्रिंग सम लाउजी स्कोर इन दिस टेस्ट कि 80 90 100 लेके आ गए, दैट वोंट वर्क। यू हैव टू गेट अ गुड स्कोर इन दिस। एक ही चैप्टर टेस्ट आपका आ रहा है, यू शुड डू दैट अलोंग विद केमिस्ट्री। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। अब इसका हम एक बहुत ही लाइक कुछ की टर्म्स हम यहाँ पे समझेंगे। लाइक विल जस्ट पिक अप फ्यू सिंपल टर्म्स इन दिस एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। व्हाट डिटेल में हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे चैप्टर, बट सर्टेन थिंग्स विल ट्राई टू सी एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड और रिमेंबर देम। ठीक है, उन्हें हम यहाँ पे देखेंगे।
जैसे आप जानते हो दैट यू हैव बायोडाइवर्सिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड इसको कंजर्व करना आपके लिए काफी ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है. सो पहली चीज हम यहाँ पे देखेंगे कि आप जब बायोडाइवर्सिटी को आप कंजर्व करते हो तो कंजर्व करने के लिए आप क्या करते हो. सो नाउ यू हैव टू रेज योर हैंड एंड टेल मी कि अगर कहीं पे आपको दिखता है कि समझो आप किसी फॉरेस्ट में गए, आपने देखा कह रहे हैं यहाँ पे तो एलिफेंट दिख रहा है, तो आप उसे कंजर्व करने के लिए आप वहां पे क्या करोगे. चलिए हैंड रेज करिए सब लोग और बताइए. बड़ा ही ओपन एंडेड क्वेश्चन है आपके सामने ये. यू कैन जस्ट थिंक अ बिट एंड टेल मी कि अगर आप किसी फॉरेस्ट में जाते हो एंड इफ यू सी एलिफेंट और अ टाइगर ओवर देयर, देन आप उसे कंजर्व करना चाहते हो, उसे बचाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे वहां पे. बताइए मोनिका, क्या करोगे आप वहां पे. सर हम नेशनल पार्क वगैरह बना सकते हैं, फिर सेंचुरी या फिर क्या बोलते हैं इसको, जू वगैरह, उनमें उनको कंजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं. ठीक है. सो व्हाट वी कैन डू ओवर हियर इज कि अगर आपको कोई वाइल्ड लाइफ को बचाना हो, अगर आपको कोई कंजर्व करना हो, वाइल्ड लाइफ और प्लांट को कंजर्व करना हो, तो एक तरीका आपका यहाँ पे होता है दैट यू कैन क्रिएट समथिंग लाइक योर नेशनल पार्क्स. You can create like your wildlife sanctuaries. Or you can create something like a biosphere reserve. Biosphere reserve. ठीक है, ये सब आप बना सकते हो फॉर कंजर्वेशन के लिए. क्या रखना, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरियाज जिनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ प्रोटेक्टेड एरियाज. वी कॉल देम एज अ प्रोटेक्टेड एरियाज. और ये जो मेरे यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरियाज मेरे यहाँ पे है, दीज एरियाज आर द वन जहां पे आप एनिमल्स और प्लांट्स को आप कंजर्व कर सकते हो. दीज आर द एरियाज जहां पे आप एनिमल और प्लांट्स को आप चाह के पर्पसली आप उन्हें वहां पे कंजर्व कर रहे हो. तो बेसिकली आप यहाँ पे करते क्या हो ना बेटा, आप उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर ही आप उन्हें कंजर्व कर रहे हो. जैसे कि मोनिका ने बताया कि हम उन्हें जू में रख सकते हैं. जू में रखने की नौबत आपकी तब आनी चाहिए जब नंबर बहुत कम हो चुका हो, जब आप जानते हो कि यार ये एनिमल का नंबर इतना कम हो गया है कि ये नेशनल पार्क में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मैं जानता हूँ ये खत्म ही हो जाएगा. देन इन दैट केस आई कैन ब्रिंग देम इनटू द जूलॉजिकल पार्क. ठीक है, तो पहले आप ये बात याद रखना है, यहाँ पे जूलॉजिकल पार्क को आप साइड में रखो कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर दीज आर माय प्रोटेक्टेड एरियाज, और यहाँ पे आप कंजर्व कर सकते हो अपने पॉपुलेशन को. यू कैन कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स ओवर देयर, राइट. और जब आप किसी प्लांट या एनिमल को उसके नेचुरल हैबिटेट के अंदर अगर आप बचा रहे हो, if you are conserving that plant and animal in the natural habitat, then such kind of conservation is called as my in situ conservation. ऐसे टाइप के कंजर्वेशन टेक्निक को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ इन सिटू कंजर्वेशन. ये टर्म से अगर मैं किसी एनिमल या प्लांट को उसके नेचुरल हैबिटेट में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व बना के अगर मैं उसे वहां पे कंजर्व कर रहा हूँ, देन दैट बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय इन सिटू कंजर्वेशन. क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? यस sir. सर. Why you people are sounding so थके हारे हुए बच्चों की तरह? राइट, खुशी खुशी बोलो हाँ सर समझ आ रहा है, हम भी करेंगे कंजर्व, हम भी जाएंगे नेशनल पार्क. वैसे बताओ आप में से कोई गया है कभी कोई नेशनल पार्क के अंदर? नो सर. No, और sir. फिर वो एनसीसी कैंप पे चले जाते हो आप लोग. हाँ जानवी, कौन से गए थे नेशनल पार्क में, आप बताओ. सर एक दिल्ली में, पता नहीं नाम नहीं याद है, बचपन में गई थी. दिल्ली में ओखा बर्ड सेंचुरी तो नहीं थी, पता नहीं दिल्ली में कौन सा नेशनल पार्क होगा, छोटा बड़ा होगा पास में कोई सेंचुरी होगी. ओके, एनीवन एल्स? अरे महेश आप नहीं गए थे नेशनल पार्क, आप तो उत्तराखंड से हो. महेश गया, महेश हैज स्लेप्ट. बोलो महेश. नहीं है महेश. ओके, देन एनीवन एल्स? नो वन हैज गॉट टू एनी अदर नेशनल पार्क. क्या ठीक है. सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू हियर इज, अब आपको पता चलेगा आपके नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व आपके यहाँ पे क्या करते हैं. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लाइक इनके कुछ स्पेशल लोकेशंस है, लाइक आई वुड से कुछ वेल नोन नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे नाम दूं, देयर इज अ नेशनल पार्क कॉल्ड एज माय कॉर्बेट नेशनल पार्क.
अब कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको याद रखना है कि ये कौन से स्टेट में आता है। कई बार आपको मैच द फॉलोइंग में ये सवाल आ सकता है, तो कोई बताएगा कॉर्बेट कहाँ पे आता है? उत्तराखंड। राइट, दिस विल कम इन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में आपका आएगा यहाँ पे आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क। बहुत बढ़िया। देन सेकंड वेल नोन नेशनल पार्क जो मैं यहाँ पे लिखूंगा यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी योर पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क, किसी को मालूम है पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे आएगा? एनीवन वांट टू ट्राई सर दिस? गुजरात गिरी में, आई थिंक श्योर नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये आपका आएगा कर्नाटका में। सॉरी, दिस विल कम इन केरला। तो केरला में आपका आता है आपका यहाँ पे पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क इज वेल नोन फॉर एलिफेंट की पॉपुलेशन के लिए, ये भी याद रखना, कहीं ना कहीं लिख लेना, दैट इज नोन फॉर एलिफेंट पॉपुलेशन। कॉर्बेट में आपको टाइगर पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द नेशनल पार्क व्हिच यू हैव टू रिमेंबर बिकॉज यू कैन फाइंड देम एज अ पोटेंशियल मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन के अंदर। देन यू हैव रणथंबोर नेशनल पार्क। रणथंबोर नेशनल पार्क, ये कोई कर्नाटक। बताता है ये कहाँ पे आएगा? बोलो। कर्नाटक। राजस्थान। कर्नाटक नहीं, राजस्थान, राजस्थान। दिस विल कम इन राजस्थान। राजस्थान। ये आपका आएगा राजस्थान के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ पे उन एनिमल्स के भी नाम लिख देता हूँ जो यहाँ पे आपको काफी अच्छे से देखने के लिए यहाँ पे मिल सकते हैं। रणथंबोर के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका यहाँ पे टाइगर, भर भर के टाइगर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। पेरियार में आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके यहाँ पे एलिफेंट्स। यहाँ पे टाइगर भी होते हैं बट एलिफेंट्स आर वेल नोन टू बी सीन वेरी इजीली, राइट। दिस इज समथिंग ऑल्सो नोन फॉर माई अ गुड अमाउंट ऑफ टाइगर पॉपुलेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। ओके, देन और भी कुछ नाम हम यहाँ पे देख लेते हैं। लाइक यू कैन हैव अ नेम लाइक योर गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है मालूम है क्या आपको? गुजरात। गुजरात में। ये मालूम है आप लोगों को? वेरी गुड, ये आपका है गुजरात के अंदर। और यहाँ पे कौन सा एनिमल आपको मिलता है देखने के लिए? शेर, क्या बोलते लाइन। टाइगर। एशियाटिक लायन, राइट। यस सर। एशियाटिक लायन, सो एशियाटिक लायन आपको मिलता है यहाँ पे देखने के लिए। ओके, देन एक बर्ड सेंचुरी है, वेल नोन बहुत फेमस बर्ड सेंचुरी आपको यहाँ पे मिलती है जिसका नाम है आपका यहाँ पे भरतपुर बर्ड सेंचुरी। भरतपुर बर्ड सेंचुरी, आप कोई बताएगा ये भरतपुर बर्ड सेंचुरी आपकी कौन से स्टेट में आती है? सर राजस्थान में। सर राजस्थान। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जाना कभी आप लोग टाइम निकाल के, कभी छुट्टी मिलेगी ना कभी, ऐसा नहीं कि क्लास में छुट्टी लगा के जा रहे हो, बट कभी छुट्टियां मिले वो इट्स नियर। आई थिंक अब सब लोग नॉर्थ इंडिया से, तो हिमाचल वालों को दूर पड़ेगा बट दिल्ली वालों को पास पड़ेगा ये। एंड पंजाब वालों को रानी जा सकती है, रानी जा सकती है, संडे को जाके वापस आ सकती है। बट पंजाब वालों को भी जा सकते हैं, दूर नहीं है, यू कैन गो ओवर देयर। सो राजस्थान के अंदर यू हैव दिस भरतपुर बर्ड सेंचुरी। नाउ दिस सेंचुरी इज वेल नोन फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आपके यहाँ पे आके यहाँ पे स्टे करते हैं विंटर के अंदर। तो ये कुछ नेशनल पार्क है, मैं नहीं चाहता कि सारे नाम आप यहाँ पे याद रखो अभी के लिए, बट इतने नाम तो आपको यहाँ पे याद होने चाहिए, इनके नाम और ये किस चीज के लिए जाने जाते हैं। सो भरतपुर बर्ड सेंचुरी इज नोन फॉर माई माइग्रेटरी बर्ड्स। तो जब मैं इसको आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा देन यू शुड बी एबल टू आंसर दिस। सो दिस आर नोन फॉर माई माइग्रेटरी बर्ड्स। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ पे रखनी है याद। अब इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक दो बायोस्फीयर रिजर्व के भी यहाँ पे नाम बोलूंगा। ठीक है, आई विल जस्ट गिव यू कपल नेम ऑफ कपल ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। लाइक यू विल हैव, एक आपका यहाँ पे नाम आएगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। विल हैव नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो आपके यहाँ पे आता है बेटा, ये आपको मिलेगा आपके सदर्न इंडिया के अंदर। लाइक दिस विल बी सीन इन द सदर्न, लाइक ये एक स्टेट में नहीं आती, 3 स्टेट के अंदर आ रहा होता है। इट इज कमिंग इन केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु के अंदर ये स्प्रेड हो रहा होता है। तो याद रखना, इट इज कमिंग इन द सदर्न इंडिया।
तो सदर्न इंडिया के 3 स्टेट में ये आपका लग रहा होता है। सो सदर्न इंडिया के 3 स्टेट में आपका ये रिजर्व आपका लग रहा होता है, तो बहुत बड़ा पैच है ये। ओके, देन सिमिलरली यू विल आल्सो हैव नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ये मालूम है आपको कहाँ पे आएगा नंदा देवी? तो साउथ वाली साइड ही होगा। क्या बेटा उत्तराखंड के बच्चे, क्या तुम लोग, कैसे चलेगा ऐसा है महेश? हाउ दिस विल वर्क? फिर उत्तराखंड में नंदा, हाँ उत्तराखंड में आता है ये। दिस नंदा देवी बायोस्फीयर विल कम इन द उत्तराखंड। कल उठ के अगर कोई टूरिस्ट आए आपके आसपास और बोला कि मुझे जाना है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, तो आप क्या बोलोगे? साउथ में होगा कहीं पे। So this is what you have to know. So the बायोस्फीयर रिजर्व you will find over there. अब हमें यहाँ पे पता है समझना क्या है कि बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस क्या आता है, लाइक व्हाट आर द डिफरेंसेस आई विल गेट टू सी इन देम। ठीक है, तो अभी तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क। अब मैं आपको अगर यहाँ पे एक रफ आइडिया अगर मैं आपको यहाँ पे दूं, एक एस्टिमेट अगर नंबर आपको यहाँ पे दूं मैं, तो आपके इंडिया में नेशनल पार्क जो होते हैं ना, दे आर अराउंड 90 to 100 national park we have right now. 90 to 100 नेशनल पार्क वी हैव। ठीक है, वाइल्ड लाइफ रिजर्व जो इंडिया में है अभी आपके पास यहाँ पे, द वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपके पास है यहाँ पे इंडिया में, दिस नंबर इज अराउंड 500, राइट। और जो बायोस्फीयर रिजर्व आपका यहाँ पे है ना, दिस नंबर इज अराउंड 14। अब बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में एक बात यहाँ पे याद रखना कि इसको जो टैगिंग मिलती है ना बायोस्फीयर रिजर्व की, वो आपको मिलती है लाइक दैट इज समथिंग यू विल कम फ्रॉम द यूएन। वो यूएन के साइड से आपकी टैगिंग वहां पे आती है। ओके, सो यूएन के साइड से आपको बायोस्फीयर रिजर्व की आपकी टैगिंग आपको मिलती है। लेट मी जस्ट वेट फॉर अ मिनट, इसका एग्जैक्ट नंबर मैं आपको बाद में बताता हूँ, बिकॉज ये नंबर थोड़ा चेंज हुआ है। इंडिया में इसका नंबर थोड़ा अलग होगा, सो आई लेट यू नो दैट लेटर। बट याद रखना बायोस्फीयर रिजर्व जो आपके यहाँ पे होता है, उसका द टैगिंग ऑफ एरिया एज अ बायोस्फीयर रिजर्व कम्स फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन, तो ये उसके अंडर आता है वो। तो अगर इंडिया में अगर आपके पास नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, तो उसको जो स्टेटस मिला है, वो स्टेटस उसे मिला है फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन के थ्रू से वहां पे मिला है। तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट इट कम्स फ्रॉम द यूएन के थ्रू आपको स्टेटस मिलता है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। इसके साथ साथ दिस वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज माय वेटलैंड। अब ये टर्म आप में से कोई मुझे एक्सप्लेन करे, क्योंकि मैंने ये टर्म आपके सामने एक्सप्लेन किया था कुछ दिनों पहले। सो टेल मी समथिंग, व्हाट इज माय वेटलैंड? ने हैंड रेज किया है, मोनिका ने किया था लेकिन मोनिका वापस चले गए। मोनिका वापस आ गए, मोनिका वापस चले गए। व्हाट इज हैपनिंग? बताइए मोनिका, व्हाट इज वेटलैंड? सर जो मतलब ऐसे ऐसे लैंड होगा ना कोई ना, जहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा पानी गिरा होगा ना, लेकिन वो सर कुछ ऐसा ही था ना, का श्योर नहीं हो, मतलब ऐसे ये पानी है होता है मेरे लेकिन मेरे जीव विज्ञान के बच्चे। वेटलैंड क्या होता है? ऐसा थोड़ा ऐसा लैंड होगा हमें थोड़ा थोड़ा नहीं पानी सर, होगा। जैसे पानी गिरा होगा ना, जैसे गिल्ला होगा ना, लेकिन जैसे कि जब बारिश वगैरह होती शायद तब वो हो जाता है नहीं। मोनिका शाम को घर के बाहर से पानी डाल के, ऑलराइट सो हियर नाउ आई हैव माय वेटलैंड। हाँ मोनिका बेटा, ऐसे कैसे चलेगा? बताओ तो अनप्रीत, क्या होगा इसका आंसर? तो जो आपने स्टोरी बताई थी जिसमें आधे एनिमल्स जो मतलब वो थे ऊपर रह रहे थे, वो वाले टाइप का मतलब ओशन था, और उसमें स्टोन्स मतलब पत्थर वगैरह होते हैं। नहीं नहीं बेटा, वो तो इंटरटाइडल एरिया था। वो जो आप कह रहे हो ना, जो बार्निकल्स वाला एरिया था, जो आप कह रहे हो कि कुछ बार्निकल्स आपके एकदम ऊपर थे कुछ बीच में थे, वो आप कह रहे हो ना वहां पे, दैट यस वाज सर। ना 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 ना, दैट वाज इंटरटाइडल एरिया जो आपको ओशन के पास मिलता है। वेटलैंड वैसा नहीं होता। सो वेटलैंड इज द एरिया वेयर यू हैव लाइक, इट इज द एरिया कवर्ड बाय वाटर, इट इज द एरिया covered with water, बट डेप्थ जो होता है ना यहाँ पे वेटलैंड का, द डेप्थ ऑफ वाटर will be around 3 to 4 feet.
बस 3 से 4 फीट इसकी यहाँ पे डेप्थ रहती है, उससे ज्यादा आपको यहाँ पे डेप्थ आपको नहीं मिलेगी। सो वेटलैंड के अंदर डेप्थ आपको कम मिलती है। ये बात मैंने आपको बताई थी, अगर आप थोड़ा याद करोगे से याद आ गया। कि हाँ, वो इकोसिस्टम वाले चैप्टर में आपको बता रहा था मैं आपको, दैट यू हैव अ वेटलैंड्स एरिया वेयर यू हैव अ डेप्थ ऑफ 3 to 4 फीट की आपका डेप्थ है, उससे ज्यादा आपकी डेप्थ आपको यहाँ पे नहीं मिलती। दैट इज माय वेटलैंड। अब वेटलैंड जो आपका यहाँ पे होता है ना, इट इज वेल नोन टू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स। सो बेसिकली वेटलैंड वाले एरिया के अंदर आपके बर्ड्स यहाँ पे आपके आते हैं। सो वेटलैंड वाले एरिया में यू विल फाइंड generally it is known for having migratory birds. Migratory birds. अब आपको एक और बात यहाँ पे याद रखनी है कि आपका जो भरतपुर बर्ड सेंचुरी था ना, वहां पे भी आपको वेटलैंड मिलता है। वहां पे भी आपको वेटलैंड मिलता है और इसलिए वहां पे कई सारे बर्ड्स आपको वहां पे देखने के लिए आपको वहां पे मिल जाते हैं। यू गेट टू सी अ गुड अमाउंट ऑफ बर्ड्स विल बी सीन ओवर देयर। ओके, अब आपको एक चीज यहाँ पे सबको ध्यान से याद रखनी है, एंड दैट इज गोइंग टू बी कि जब हम बात करते हैं अबाउट द वेटलैंड, व्हेन वी टॉक अबाउट द वेटलैंड वी टॉक अबाउट द बर्ड्स ओवर हियर, दैट कि कुछ वेटलैंड ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट बर्ड्स आते हैं। जैसे भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो आपकी है ना, वहां पे कई सारे बाहर से इंपॉर्टेंट रेयर बर्ड्स आपके यहाँ पे आते हैं। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, अगर समझो तवनप्रीत एक फॉरेस्ट में जाती है और या एक वेटलैंड के पास जाती है, उसे ऑब्जर्व करती है, उसे पता चलता है कि यार यहाँ पे तो कुछ ऐसे बर्ड्स आ रहे हैं जो बहुत रेयर है, तो पता है वो क्या कर सकती है, वो गवर्नमेंट को लेटर लिख सकती है और कह सकती है कि आप इस वेटलैंड को कन्वर्ट कर दो इनटू अ रामसर साइट। सो वेटलैंड विल गेट अ टैग ऑफ अ रामसर साइट। अगर मैं एक वेटलैंड को रामसर साइट का टैग दे देता हूं तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन क्रिएट हो जाएगी। मतलब समझ तौनप्रीत जा रही है एक वेटलैंड में, देखती है, वो देखती है कि यहाँ पे बर्ड्स आ रहे हैं और वहाँ पे कई सारे रेयर बर्ड्स आपके वहाँ पे आ रहे हैं। तो अगर वहाँ पे रेयर बर्ड्स आ रहे हैं तो उस एरिया को आपको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। यू हैव टू प्रोटेक्ट दैट एरिया इफ द बर्ड्स कमिंग ओवर देयर आर रेयर। तो उससे होगा क्या ना कि आप वहाँ पे टूरिज्म को रेगुलेट कर पाओगे। नहीं तो अगर आपने उसे प्रोटेक्ट नहीं किया तो वहां पे आके लोग पत्थर मार रहे हैं, मछली निकाल रहे हैं, बर्ड्स को पकड़ के लेके जा रहे हैं, दे कैन डू ऑल दोस थिंग्स। लेकिन जब आप एक वेटलैंड को रामसर साइट का टैग देते हो, as soon as you give a tag of Ramsar site to the wetland, कंडीशन आपकी चेंज हो जाती है। That area is no longer affected by tourism और गवर्नमेंट उसे प्रोटेक्शन देता है ताकि वहां पे बर्ड्स आराम से रह सके और ग्रो कर सके। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो आपका रामसर साइट इज द हाईएस्ट टैग अ वेटलैंड कैन गेट। क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स आई वांट यू ऑल टू रिमेंबर। चलो अब एक देखते हैं, चेक करते हैं थोड़ा सा आपकी कितना आपको याद है। यहाँ पे बताओ हैंड रेज करके मुझे, यहाँ पे पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे आया? कौन सा नेशनल पार्क? पेरियार, बताइए जसनूर। Sir, Kerala. ठीक है, और वो वहां पे कौन सा एनिमल आपको मिल जाता है? Sir, elephants. ठीक है, मुझे बताओ उस नेशनल पार्क का नाम जो राजस्थान के अंदर है और वहां पे टाइगर मिलते देखने के लिए। टेल मी द नेम ऑफ अ नेशनल पार्क व्हिच इज सीन इन राजस्थान एंड हैज अ गुड पॉपुलेशन ऑफ टाइगर। हैंड रेज करो, बताइए दीक्षा। रणथंभौर नेशनल पार्क। ठीक है, ट्रू। देन यू हैव वन मोर नेशनल पार्क जिसका नाम है आपके यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क। ये कौन से स्टेट में आया? असम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कौन था ये? जानवी। जानवी के घर से पास में होगा। यस सर। राइट, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो ये भी याद रखना आप लोग, यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क जो होता है ना। जानवी, यहाँ पे कौन सा एनिमल मिलता है फेमस? सर वो राइनोसोरस। राइट, बहुत बढ़िया। सीन इन आसाम। और इट इज नोन फॉर माई वन हॉर्न राइनोसेरस। गेंडा जिसे आप हिंदी में कहते हो, सो वन हॉर्न राइनोसेरस आपको मिलता है यहाँ पे देखने के लिए। तो ये भी एक नेशनल पार्क आप यहाँ पे याद रख लो। राइट, देन यू हैव समथिंग लाइक योर, मुझे बताइए बायोस्फीयर रिजर्व के नाम जो इंडिया में मिलते हैं, वो दोनों बायोस्फीयर रिजर्व के नाम जो आपको इंडिया में मिल जाते हैं। हैंड रेज करो, बताइए मोनिका।
सर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो हमें उधर मिलता है साउदर्न इंडिया में, एंड नंदा देवी बायोस्फीयर जो मिलता है उत्तराखंड। बहुत बढ़िया, राइट। नाउ टेल मी, कितने नेशनल पार्क इंडिया में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं? हैंड रेज करके बताइए तमनप्रीत। सर 90 to 100। ओके, तमनप्रीत मुझे ये बताइए कि नेशनल पार्क बनाने को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने को, बास रिजर्व बनाने को एक कैटेगरी के अंदर हम रखते हैं। व्हाट दैट टर्म इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ कंजर्वेशन इज कॉल्ड एज व्हाट? पता नहीं। पता नहीं भूल गया इन तमनप्रीत, देखो तमनप्रीत पता नहीं भूल गया। बोलो महेश, रुक जाओ तमनप्रीत, बताओ महेश क्या कहते हैं हम इसे? बोलिए महेश, महेश बोलिए। How this conversation looks like? महेश बोलिए, बोलिए महेश। बताओ मोनिका, क्या होगा इसका आंसर? इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन। भूल गए आप लोग इतना जल्दी? तो याद आ गया था। अरे क्या याद आ गया? 3 दिन के बाद आपको याद आया? इट इज इन सिटू कंजर्वेशन व्हेन यू कंजर्व द एरिया बाय क्रिएटिंग द प्रोडक्टिव रिजर्व, राइट? महेश आपने हैंड रेज क्यों किया है? यू वांट टू आस्क समथिंग क्या? Like online classes are like quite interesting at times. You feel like talking to someone. Okay, so this is something you have to know. So एक काम करते हैं, let's keep it up to here only. इसको हम लोग यहाँ तक रखते हैं। इनसाइड पढ़ो इकोसिस्टम के लिए आप यहाँ पे, and you have good amount of time, revise करो ह्यूमन हेल्थ को, and yeah, that's it. These are the things you have to do. ठीक है? कोई सवाल या कोई कंसर्न हो, then you can reach out to me. And one more thing, yeah, Monica, you better first of all solve all the assignment which I share with you, and then you can get back to me. और ध्यान से पहले सॉल्व करो, ठीक है? ऑलराइट, बताइए तो अनुप्रीत क्या करे हो आप, बोलो। तो वो महेश चैट में लिख रहा है कि मतलब मैं बोल रहा हूँ बट मेरी आवाज नहीं आ रही। ऑलराइट महेश, ठीक है, आप बोल रहे हो लेकिन आप क्या ओके, जानवी बताइए क्या सवाल है आपका? सर वो बायोस्फीयर रिजर्व्स वाला थोड़ा सा समझाइए। देखो, बायोस्फीयर रिजर्व में बेटा यहाँ पे क्या होता है? मोनिका आपका क्या सवाल है? सर असाइनमेंट्स रिलेटेड है। Not really, not now. And you have to understand, Monica, when I tell you, na, like not now means not now. Second thing, you solve the assignment and then get back to me. Do all the assignment and then get back to me. And read again, question again. Exactly, you jump on the conclusion कि सर कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, पहले सारे solve करो and then get back to me. कर लिए वो वाले असाइनमेंट्स और ना ना दोनों करो आप वहाँ पे, और बाकी लोग के भी असाइनमेंट मिलेंगे यहाँ पे भी करने के लिए। In some time you will also get the assignment over there. So yeah, do both the assignment and then share that with me, right? Okay. So now over here, what Biosphere Reserve, who was that? Janvi. So यहाँ पे आपका Biosphere Reserve में बेटा आपका यहाँ पे क्या हो रहा होता है? That you have होता क्या इसके अंदर कि एक एरिया है जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी आपको हमें मिल रही है। यू हैव प्लांट्स, एनिमल्स सीन ओवर देयर, ठीक है, इन अ वेरी ह्यूज अमाउंट। और इस एरिया को अगर उसमें रिच है बहुत, इफ इट इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी, देन यूएन क्या करता है? उसको प्रिजर्व करता है, उसे टैग देता है। किस चीज का टैग देता है? बायोस्फीयर रिजर्व का। तो अगर कोई बहुत बड़ा पैच ऑफ फॉरेस्ट है जहाँ पे यू हैव अ गुड डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड इट्स वेरी रिच, देन दैट एरिया विल बी प्रिजर्व्ड बाय यूएन अंडर द कैटेगरी ऑफ माय बायोस्फीयर रिजर्व। तो फिर उस एरिया को प्रिजर्व किया जाता है और उसे वहां पे फिर ग्रो किया जाता है, लाइक उसे हम प्रोटेक्शन वहां पे प्रोवाइड करते हैं। सो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो आपको मिलता है सदर्न इंडिया के अंदर, दैट इज समथिंग व्हिच विल बी कवरिंग 3 स्टेट्स, इतना बड़ा है वो, वहां पे उसको प्रिजर्व किया जाता है। सिमिलरली यू विल फाइंड देम हैपनिंग इन द यूके एज वेल, व्हिच इज माय नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जहां पे कई सारे आपके बहुत बड़ा एरिया वहां पे, बट यू कैन फाइंड नंबर ऑफ थिंग्स ओवर देयर। मेरी बात समझ आ रही है आपको? यहाँ पे जान रही क्या कह रहा हूँ मैं? यस सर। ठीक है, अभी के लिए इतना रखो, बाद में हम सीखेंगे कि इनमें डिफरेंस कैसे हम क्रिएट करते हैं। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर क्या क्या ट्रेड्स आपको मिलते हैं यहाँ पे देखने के लिए, सर ठीक है? दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। बोलो सर अच्छा, या यूएन दैट्स इट ना, ठीक। सर यूएन हाँ, कम्युनिटी है। इवन क्या? सर यूएन कम्युनिटी है। यूनाइटेड नेशन बेटा, यूनाइटेड नेशन, यूएन, तो यूनाइटेड वो नेशन लोग इज अ हम लोग ग्लोबल बॉडी हमारे जो, क्या बेटा वापस बोलना। सर वो लोग कंजर्व करवाते हैं। हाँ, सो बेसिकली होता क्या है,
कि वंस यू हैव अ गुड डाइवर्सिटी ना, देन यूएन के एंड से वो टैग मिलता है बायोस्फीयर रिजर्व का, दैट मतलब इंडिया के लोग बताते हैं कि दिस इज व्हाट वी हैव ओवर हियर, एंड देन दे विल ऑब्जर्व दोज species and population of animals and plants over there, and then they will say कि this can be given a tag of a biosphere reserve. और जब वो देते हैं उसे एज अ टैग ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, तो वो इंटरनेशनल लेवल पे उसे फिर कंजर्व किया जाता है, उसकी जो बायोडाइवर्सिटी उसको इंटरनेशनल लेवल पे वहां पे कंजर्व कर रहे होते हैं, बिकॉज दे बिलीव, एवरीवन बिलीव दैट इट इज अ रिच एरिया विद हाई फ्लोरा एंड फौना. यस सर। समझे मेरी बात? This is something you have to know in this. All right, so that is something we have done. Anything else you want to know? Anything else किसका कोई और सवाल है यहाँ पे? Nothing. All right. So let's wrap this up. हाँ जी जानवी बताइए, कुछ कह रहे हो आप? दीक्षा कुछ कह रहे हो आप? ईश बोल रहा है कि पिरामिड वाला फिर से समझा दो. पिरामिड वाला वापस सीखना है आपको? सारे पिरामिड आपको